अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। डेट 8/11/2024 है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वेपर प्रेशर। बेटा यहाँ पर ये देखे ना, नेम से ही शो हो रहा है कि किसका प्रेशर है, वेपर्स का प्रेशर है। अब आपको पता है वेपर्स किससे बनते हैं? लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है। तो जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो गैस में कन्वर्ट होता है तो उसके वेपर्स बन जाते हैं, मॉलिक्यूल वेपर फेस में आ जाते हैं। अब वो वेपर फेस में जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड्स। इस बात का क्या मतलब है बेटा? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम किसी लिक्विड को ओपन कंटेनर में रखते हैं तो लिक्विड जब वेपर फेस में कन्वर्ट होता है तो उसके गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, सराउंडिंग में चले जाते हैं। लेकिन अगर उसी सिस्टम को या उसी लिक्विड को मैं किसी क्लोज सिस्टम में रख दूं, एक बीकर बंद करके रख दूं, तो फिर जैसे ही वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसके वेपर्स ना ऊपर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर सिस्टम बंद है। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास बर्तन है, उसमें आप पानी को गर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर से ओपन कर देते हैं तो सारे वेपर्स ना एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अगर उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर कोई ढक्कन रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद आप ढक्कन उठा के देखते हैं तो उस ढक्कन के ऊपर आपको ना कंडेंस फॉर्म में वाटर नजर आता है, वाटर के ड्रॉपलेट नजर आते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है? एक्चुअल में वो जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल वेपर फेस में कन्वर्ट होते हैं और ऊपर जाके ना ढक्कन के साथ जाके कंडेंस हो जाते हैं और दोबारा लिक्विड में आ जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 80 हो सकता है। इस कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर है क्या चीज? किसी भी लिक्विड का आपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाने का प्रोसेस। और जब वो लिक्विड वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में आता है उस वक्त वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम वेपर्स प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिफरेंट सारे सिस्टम्स हैं। पहले मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसको मैं कहूंगा कि मेरे पास ना ये डायग्राम ए है। ए डायग्राम का मतलब ये है कि उसमें अभी कोई भी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ वेपर्स में। बी डायग्राम में देखे ना, लिक्विड ने स्टार्ट कर दिया है कन्वर्ट होना, किसमें बेटा? वेपर्स में। अच्छा, एट द स्टार्ट हमारे पास ऊपर देखें कोई भी वेपर्स नहीं है, खाली है। तो जब वेपर्स नहीं होंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर वेपर अकुमुलेट होते जाएंगे, फॉर एग्जांपल सी डायग्राम में देखें, फॉर एग्जांपल डी डायग्राम में देखें, तो वेपर्स की तादाद बढ़ती जाएगी तो वेपर्स के कंडेंस होने का रेट भी बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, ये वेपर कंडेंस क्यों होते हैं बेटा? जैसे ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो ऊपर वेपर्स देखे ना, लिक्विड के ऊपर जो एरिया है उस एरिया में गैसियस मॉलिक्यूल रेंडमली मूव करते हैं। जब वो रेंडमली मूव करेंगे तो रेंडमली मूव करते हुए विद द वॉल ऑफ कंटेनर स्ट्राइक करेंगे, या दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे। या बेटा ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई मॉलिक्यूल क्या करे, दोबारा मूव करता करता लिक्विड की सरफेस के साथ स्ट्राइक करे। जब कोई मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगा तो लिक्विड की सरफेस उस मॉलिक्यूल को क्या कर लेगी बेटा? कैप्चर्ड कर लेगी। जब लिक्विड की सरफेस उस गैसियस मॉलिक्यूल को दोबारा कैप्चर करेगी तो वो गैसियस मॉलिक्यूल दोबारा किस में ऐड हो जाएगा? लिक्विड में ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेपर्स का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये जो ऊपर मैंने इक्विलिब्रियम लिखा है ना, इसमें जो रिवर्स रिएक्शन है वो कंडेंसेशन होगा। और लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना क्या होता है बेटा? वेपोराइजेशन होता है। तो मैं कहता हूं कि ये वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होंगे। एट द स्टार्ट गैसियस मॉलिक्यूल नहीं होंगे, कंडेंसेशन नहीं होगी, सिर्फ वेपोराइजेशन होगी। अच्छा, जैसे जैसे ऊपर मॉलिक्यूल इकट्ठे होते जाएंगे, अकोमुलेट होते जाएंगे, तो सी डायग्राम में देखे ना, ये जो वापस एरो है जो लिक्विड की तरफ आ रहा है इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है, जबकि बी में उस एरो का साइज छोटा था। और पहले वाला एरो देखे ना जो गैसियस फेस की तरफ जा रहा है सी में, उसका साइज भी बड़ा है। और ये जो बी है उसमें भी साइज बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि एट द स्टार्ट लिक्विड्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना रेट ज्यादा होगा और वेपर्स का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट
कम होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ऊपर गैशियस मालिक्यूल की तादाद ज्यादा होती जाएगी, तो उन गैशियस मालिक्यूल का लिक्विड सरफेस के साथ स्ट्राइक करने का रेट या लिक्विड का वेपर के मालिक्यूल को कैप्चर करने का रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ऐसे कंडेंसेशन का रेट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक वक्त आएगा हमारे पास वेपोराइजेशन मतलब जितने मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, दोबारा लिक्विड में। मीन वेपोराइजेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट के इक्वल हो जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो नेट चेंज जो मॉलिक्यूल की तादाद में है ना वो जीरो हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल नए 10 गैशियस मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो वो जो गैशियस मॉलिक्यूल थे उसमें से 10 मॉलिक्यूल दोबारा लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो नेट चेंज नहीं आ रही। तो ऊपर गैशियस मॉलिक्यूल की जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है, जो तादाद है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो फिर हम देखेंगे ये जो वेपर्स हैं ऊपर, ये जो हमारे पास पिस्टन है, इस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करें। जो प्रेशर वो उस वक्त एक्सर्ट करेंगे जब वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे बेटा, वेपर प्रेशर कहेंगे। और ये कौन से मॉलिक्यूल को होगा, गैशियस मॉलिक्यूल को होगा। कौन से गैशियस मॉलिक्यूल, जो लिक्विड से बने। कब बने, जब लिक्विड एवेपोरेट हुआ। अब बेटा आगे हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला प्रेशर फैक्टर जो है बेटा, वह वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF। जब भी मैं IMF लिखूं तो बेटा आपने समझ जाना है, इसका मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल का गैशियस फेस में, वेपर फेस में जाना मुश्किल हो जाएगा। मीन उस लिक्विड के जो वेपर्स हैं, जो गैशियस मॉलिक्यूल हैं, वो कम बनेंगे। और जब गैशियस मॉलिक्यूल ही कम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा, कम होगा। सेकंड है हमारे पास, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बेटा ये बात वही पहले वाली है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दो लिक्विड को कंपेयर कर लेता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास एक लिक्विड है बेटा वाटर और एक लिक्विड है ईथर। अगर मैं वाटर और ईथर को कंपेयर करूं तो आपको पता है कि वाटर जो है वो अपने मॉलिक्यूल के साथ क्या चीज फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। और जबकि ईथर की अगर मैं बात करूं तो ईथर अपने जैसे दूसरे ईथर मॉलिक्यूल के साथ LDF फोर्सेस फॉर्मेशन करता है। तो मीन वाटर में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो कौन सी होती हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये वाटर है, ये बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये ईथर क्या बनाएगा, LDF बनाएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बनाएगा। तो जिसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा तीसरा हमारे पास फैक्टर है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था अल्केन के बारे में, फॉर एग्जांपल मीथेन है 5 मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल इथेन है 8 मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल प्रोपेन है बेटा तो उसमें 11 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन की तरफ हम मूव करते हैं, एटॉमिसिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल बढ़ने से मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, और मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेगी तो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो गई। बड़े साइज मॉलिक्यूल में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। फोर्थ फैक्टर है बेटा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। तो जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, अब वही बात, पोलराइजेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। लास्ट जो फैक्टर है हमारे पास वह वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
जैसे जैसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आसानी से ब्रेक करेंगे, और जितना आसानी से ब्रेक करेंगे वो उतना इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे गैशियस फेस में। जब गैशियस फेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर, तो उनके वेपर्स का प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड। सबसे पहला फैक्टर है बेटा सरफेस एरिया। अगर हमारे पास सेम लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दो बीकर लिए हैं, और दोनों बीकर में एक बीकर का साइज बड़ा है जिसको मैं ए नॉमिनेट कर रहा हूं बेटा, उसके नीचे मैंने ए लिख दिया, और एक बीकर साइज स्मॉल है जिसको मैंने बी लिख दिया बेटा। दोनों बीकर को ना मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर पे रख दिया। जैसे ही मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर पे रखा तो दोनों के ऊपर देखे ना बेटा वेपर्स बने, गैशियस फेस वेपर बने। अब जिस बीकर का साइज ज्यादा होगा मीन उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा सरफेस एरिया होने से हमें पता है कि एवेपोरेशन ज्यादा होती है, पहले हमने पढ़ लिया था, एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अच्छा, अगर एवेपोरेशन ज्यादा होगी तो गैशियस मॉलिक्यूल ज्यादा बनेंगे। बेटा जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ने से मॉलिक्यूल का दोबारा लिक्विड सरफेस के साथ कोलाइड करने का और लिक्विड में कैप्चर होने का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ वेपोरेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ने से कंडेंसेशन का रेट भी साथ साथ बढ़ेगा। तो नेट कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम कहते हैं कि जो सरफेस एरिया है इस पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। जिस लिक्विड का सरफेस एरिया कम होगा, अगर उसके गैशियस मॉलिक्यूल कम बनेंगे तो दोबारा उसके गैशियस मॉलिक्यूल का कंडेंस होने का रेट भी कम हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है बेटा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो भी सेम यही है, कंटेनर के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा हो, कंटेनर का वॉल्यूम कम हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कंटेनर के वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, अगर रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ रहा है तो साथ साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। थर्ड है बेटा अमाउंट ऑफ लिक्विड। अगर हमारे पास एक बीकर में फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 100 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड है, और दूसरे बीकर में मेरे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड है, और लिक्विड दोनों सेम है, दोनों वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। दोनों लिक्विड को मैंने 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखा हुआ है। जब दोनों लिक्विड को मैं 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखूंगा और दोनों का वेपर प्रेशर नोट करूंगा तो दोनों का वेपर प्रेशर 31.82 टॉर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट ऑफ लिक्विड कम करने से या अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ाने से वेपर प्रेशर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वाटर चाहे आप 1 किलोग्राम ले लें, चाहे 10 किलोग्राम ले लें, चाहे 30 किलोग्राम ले लें, जब आप उसको 30 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे तो हमेशा वाटर का वेपर प्रेशर आपको 31.82 ही मिलेगा। अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ाने से या तो आपको बीकर का साइज बड़ा करना पड़ेगा बेटा, या आपको उसका ना सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। और अभी हमने डिस्कस कर लिया, सरफेस एरिया या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाने से रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज होता है, तो साथ में क्या होता है बेटा, हमारे पास कंडेंसेशन का रेट भी इंक्रीज होता है। तो नेट चेंज जीरो जीरो हो जाता है। इसी वजह से वेपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी हमने देखा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों बेटा, एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। एंड कैपेबिलिटी टू लीव द सरफेस इंक्रीज, और उनकी ना वो सलाहियत बढ़ जाती है कि वो लिक्विड सरफेस को छोड़ के गैशियस मॉलिक्यूल में गैशियस फेस में कन्वर्ट हो जाए, इंटर हो जाए। मीन लिक्विड से गैशियस फेस में मॉलिक्यूल का जाना एट हाई टेम्परेचर आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इजीली ब्रेक कर पाते हैं। इट काज इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, उससे क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन डिफरेंट लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि अगर हम डिफरेंट लिक्विड को कंपेयर करते हैं और डिफरेंट लिक्विड का टेम्परेचर सेम रखते हैं, तो जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ लिक्विड लिखे हुए हैं। एक है मेरे पास आइसोपेंटेन, नॉन पोलर है बेटा। इथाइल ईथर, नॉन पोलर है। क्लोरोफॉर्म, ये बेटा पोलर मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड, बड़े साइज का मॉलिक्यूल हो गया। एथेनॉल, मरकरी, ग्लाइसोल,
बेटा सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर है 580 टार। और ये सारे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर लिखा गया है ना बेटा, ये एट 20 डिग्री सेल्सियस लिखा गया। तो मीन अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस टेबल से रिलेटेड, आपको एमसीक्यूज पता होना चाहिए। एट 20 डिग्री सेल्सियस आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर कितना है, इथाइल ईथर का कितना है, या ग्लाइसरोल का कितना है। बेटा अब यहां पर आप टेबल को देख के ये बता सकते हैं कि अगर आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर मैं ग्लाइसरोल की बात करूं, इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। तो मीन जितने भी लिक्विड टेबल में लिखे गए इन सब में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बेटा, ग्लाइसरोल का होगा। बेटा जिसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी बेटा, वीक हो। वीकेस्ट लिख सकता हूं, ये जो मैंने मेंशन की हुई है ना टेबल में, इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होंगी, आइसोपेंटेन में। और ये जो टेबल है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में होंगी बेटा, ग्लाइसरोल में होंगी। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी, क्योंकि ग्लाइसरोल का वेपर प्रेशर सबसे कम है बेटा। वेपर प्रेशर कम होने की रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है। बेटा इसी टेबल से ना वो आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, CCl4 की बात करें, उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉरी उसका वेपर प्रेशर 87 टॉर है, जबकि आइसोपेंटेन का 580 टॉर है। इसकी रीजन बताएं। इसकी रीजन आप बताएंगे तो आप ये कहेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है, जबकि आइसोपेंटेन के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। और जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इनका वेपर प्रेशर ये बता रहा है कि क्लोरोफॉर्म में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं एज कंपेयर टू आइसोपेंटेन। बेटा हमारे पास ना कुछ बोर्ड से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड ईथर आर डिफरेंट। तो बात वही हो गई, अभी हमने डिस्कस कर लिया। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। सिंस वाटर एंड ईथर हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, इस वजह से इनका वेपर प्रेशर भी डिफरेंट है। और बेटा आप लोग जानते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ईथर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है जो कि वीकर है। इसी वजह से ईथर का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू वाटर काफी ज्यादा होगा, और वाटर का वेपर प्रेशर ईथर की निस्बत काफी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज फार लेस देन दोज ऑफ लिक्विड। सेम हुई आंसर बेटा। अब ये कहता है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है ये बहुत कम होता है, फार लेस बहुत कम, देन दोज ऑफ लिक्विड, लिक्विड की निस्बत बेटा। इसकी रीजन क्या है, रीजन आपको पता है कि जब कोई चीज सॉलिड में कन्वर्ट होती है मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है। जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड, ये फोर्सेस बेटा स्ट्रॉन्गर होती हैं सॉलिड में एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड की निस्बत। हेंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फार लेस देन लिक्विड, इसी वजह से वेपर प्रेशर जो है सॉलिड का बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड 87 है, जबकि आइसोपेंटेन का 580 टार है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ऊपर टेबल में मेंशन भी है बेटा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू आइसोपेंटेन, और वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बड़ा ये आज का हमारा सेकेंड लेक्चर था। अभी इसके इंशाल्लाह हम पार्ट 2 देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।